शुरुआत में हम आइडेंटिकल ट्विन बच्चों को देख पाते हैं जिनका नाम है प्रभु और काथिर। प्रभु एक बहुत ही सीधा साधा बच्चा है, वहीं काथिर कुछ ज्यादा ही बदमाश है। काथिर के माता पिता उसे सुधारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन काथिर बद से बदतर होता जा रहा था। गुस्से में एक बार काथिर के पिता उसे बाहर एक पेड़ से बांध देते हैं, लेकिन रात में चेक करने पे काथिर वहां से गायब था। एक्चुअली में एक पागल कातिल इंसान काथिर को उठा ले गया था, क्योंकि वो इंसानों को हंट करता था, यानी कि अब वो काथिर को दौड़ा कर मारना चाहता था तीर से। लेकिन काथिर तो खुद ही शाना था, वो पहले तो बचता है, देन वो इसी किलर पे एक पत्थर से हमला करके उसे ही मार गिराता है। और उस दिन के बाद से काथिर और भी वायलेंट हो चुका था। यहाँ से कहानी 20 साल आगे पे शिफ्ट होती है, जहां हम प्रभु को देख पाते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका है। इनफैक्ट प्रभु की एक फैमिली है जिसमें उसकी बीवी है, उसका नाम है भुआना, और बेटी है जिसका नाम है सत्या। हमें एक मोन्टाज दिखाया जाता है जिसमें सत्या का जन्म होता है, देन वो बड़ी भी हो गई है और फिलहाल वो 12-13 साल की हो चुकी है। यहाँ हम प्रभु के एक कलीग से भी मिल पाते हैं जिसका नाम है गुना, जो कि इस मूवी में कॉमिक रिलीफ के लिए है। तो एक बार ये फैमिली ट्रिप पे होती है जब अचानक से सत्या की तबीयत खराब हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद सत्या सभी से अलग अलग रहने लगी थी, और इस बात को सत्या के स्कूल टीचर्स भी नोटिस करते हैं, क्योंकि वो अब अपने में ही रहती और किसी से बात तक नहीं करती थी ना। ऑफ कोर्स प्रभु इस बात से परेशान था, और एक रात वो सत्या के कमरे में उसकी आवाज सुन पाता है। सत्या यहाँ किसी से तो बात कर रही थी, और वो ये भी कह रही थी कि मैं अपने पापा को ये सब कैसे बताऊंगी, मैं आज नहीं बल्कि कल उन्हें सब कुछ बता दूंगी। अब प्रभु तुरंत सत्या के कमरे में जाकर उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी। जवाब में सत्या झूठ बोल देती है कि मैं तो बस अपने डॉल के साथ खेल रही थी ना। उस समय के साथ सत्या की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी, और प्रभु भी क्लियरली सत्या को किसी से बात करते सुन पा रहा था। इसीलिए एक दिन वो सत्या के कमरे में एक बेबी मॉनिटर रख देता है, जिससे वो क्लियरली सुन सके कि सत्या बोलती क्या है। प्रभु सुन पाता है कि सत्या किसी से ये कह रही थी कि वो बेबी मॉनिटर मैं नहीं रखी, पापा रखे हैं। इसके बाद हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई तो सत्या को वो बेबी मॉनिटर तोड़ देने कहता है, और सत्या ऐसा ही करती है। इस पॉइंट पे पानी सर से ऊपर जा चुका था, और प्रभु अगले दिन कार में सत्या को इस सब के बारे में प्यार से कन्फ्रंट करता है। सत्या एकदम से रोने लग जाती है, और वो कहती है कि उसे साइकियाट्रिस्ट से मिलना है। ये दोनों साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, जहां सत्या रिवील करती है कि उसका एक नया दोस्त बना है जिसका नाम है सोनू। सत्या हमेशा सोनू से ही बात करती रहती है, इनफैक्ट अभी भी सोनू इनके साथ ही है। सोनू उसे डराता है, धमकाता है, एंड देन उसे ये कह के सोने नहीं देता कि वो उसके पापा यानी प्रभु को मार डालेगा। अब ऑब्वियसली ये सब सुन के प्रभु और साइकियाट्रिस्ट को लगता है कि सत्या एक इमेजिनरी फ्रेंड बना ली है, जो कि कई लोगों के साथ होता है, और इसे इलाज और दवा से ठीक किया जा सकता है। लेकिन सत्या का कहना था कि सोनू रियल है, वो कोई इमेजिनेशन नहीं है। एनीवेज सत्या को दवा दिया जाता है, और प्रभु सत्या के पास ही सोता है ताकि वो सत्या को मॉनिटर कर सके। ना सोते वक्त प्रभु एक सपना देखता है, जहां वो सपने में अपना पास्ट देख रहा था, एंड देन हमें पास्ट की कहानी बताई जाती है। तो कहानी वापस पास्ट में उस टाइम पे जाती है जहां हम छोटे प्रभु और काथिर को देखते हैं। काथिर अब एकदम अजीब हो चुका था, जहां वो प्रभु को एक बॉक्स में बंद कर देता है, और इसके बाद वो अपने पिता को ही मार देता है। इनकी माँ पहले तो प्रभु को बॉक्स से निकालती है, फिर अपने पति के मर जाने पे शोक मनाती है। हालांकि वो पुलिस को नहीं बताती कि उनका बेटा काथिर ही कातिल है, बस रिपोर्ट करती है कि कोई तो आया मार के चला गया। अब जो माँ थी वो एक लोकल साधु के पास जाती है, जो कि काथिर और प्रभु की कुंडली देखते हैं। वो बताते हैं कि ये दोनों कभी भी साथ में नहीं रह सकते, कोई तो दूसरे वाले को जरूर मार गिराएगा। ऐसे में माँ डिसाइड करती है कि वो प्रभु के साथ रहेगी, इसीलिए वो काथिर को एक मंदिर के पास छोड़ के चल देती है और प्रभु के साथ रहती है। इसी के साथ प्रेजेंट में प्रभु की नींद खुलती है, और वो सत्या को आसपास नहीं पाता। वो भागते हुए सीधा बिल्डिंग के छत पे जाता है जहां सत्या नीचे कूदने वाली थी। प्रभु किसी तरह सत्या को समझा बुझाकर अपने पास बुलाता है, और यहाँ सत्या बार बार कह रही थी कि सोनू मुझे आपसे कुछ कहने को बोल रहा है। प्रभु पूछता है कि सोनू क्या बोलना चाह रहा है, और सत्या कहती है काथिर। अब काथिर का नाम सुनते ही प्रभु कांपने लग जाता है, और उससे भी अब यकीन हो गया था कि सोनू सचमुच एग्जिस्ट करता है, क्योंकि प्रभु के ट्विन भाई काथिर के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। घबराकर प्रभु कुछ यंग स्टूडेंट्स को हायर करता है जो कि भूत वगैरह डिटेक्ट करने में एक्सपर्ट थे। इन स्टूडेंट्स की टीम प्रभु के घर में माइक्स, कैमरा, इक्विपमेंट्स लगाते हैं ताकि वो सत्या को क्लोजली मॉनिटर कर सके। प्रभु इनकी टीम को वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी देता है जो कि वो बेबी मॉनिटर पे रिकॉर्ड किया था। ये स्टूडेंट्स उस वॉइस की फ्रीक्वेंसी वगैरह को चेंज करते हैं, कुछ तो होता है वहां, और इन्हें सोनू की आवाज भी सुनाई देती है उसमें। जी हाँ, सोनू वाकई सत्या को बेबी मॉनिटर तोड़ने के लिए उकसाया था। यानी अब तो पक्का कंफर्म कि सोनू इज रियल, जैसे वन पीस इज रियल। खैर उस रात अचानक घर में लाइट जाती है, जिसके बाद सत्या अपने कमरे से गायब थी। ये टीम फौरन
गन, यूवी लाइट्स का इस्तेमाल करके सत्या के फुटस्टेप्स ट्रेस करती है, जो कि रूम से बाहर आने के बाद वापस रूम के अंदर ही जा रहा था। ऐसे में सभी रूम की तरफ भागते हैं, लेकिन अब तक सत्या कमरा लॉक कर चुकी थी। प्रभु और बाकी लोग कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इस पॉइंट पे सत्या मराठी में बोलने लग जाती है, और वो भी सोनू की आवाज में। सोनू कह रहा था कि प्रभु को उसका एक काम करना होगा और तभी वो सत्या के शरीर को छोड़ेगा। अब काम क्या है? वेल, काम है काथिर को जान से मारना, क्योंकि सोनू की मौत काथिर के कारण ही हुई है। इस पॉइंट पे सत्या कैमरे की तरफ देखकर क्रीपली स्माइल करती है, यानी काइंड ऑफ यहाँ फोर्थ वॉल ब्रेक हो रहा है। एनीवेज, अब तो एकदम श्योर था कि सत्या पजेस्ड है, और प्रभु ये बात साइकियाट्रिस्ट को बताता है। साइकियाट्रिस्ट का कहना था कि वो स्पिरिचुअल हीलर भी है, और सत्या के केस में एग्जॉर्सिज्म से बेहतर होगा कि ये लोग वो करें जो सोनू उनसे करवाना चाहता है, यानी कि प्रभु को काथिर को मारना होगा, और ऐसा करने के बाद सोनू अपने आप सत्या का शरीर छोड़ देगा। अब यहाँ पे सोनू सत्या से एक वीडियो बनवाता है जो कि उसके फोन में था, और इस वीडियो के माध्यम से हमें काथिर के आगे की कहानी भी बताई जाती है। तो जब काथिर को उसकी मां छोड़ दी थी तो काथिर को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ऑफ कोर्स वो बच्चा था, उसे अपना पेट भरना था, लेकिन ध्यान रहे काथिर बहुत वायलेंट भी था। उसे कई बड़े लोगों से लड़ना पड़ा था और वो उन्हें जान से मार के सर्वाइव किया था। काथिर के अंदर बचपन से जीवित चीजों को मारने की एक चुल थी, अब चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर। तभी तो वो अपने बाप तक को मार डाला था। समय के साथ काथिर बड़ा हुआ और उसकी मुलाकात माधुरी नाम के एक खूबसूरत लड़की से हुई, जिससे उसे प्यार हो गया। माधुरी बोल नहीं सकती थी, और कुछ समय बाद माधुरी और काथिर शादी कर लिए। इनके 2 बच्चे भी हुए, जो कि सरप्राइजिंगली ट्विंस थे, और इनका नाम था सोनू और मनु। काथिर अपने परिवार को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके अंदर वो किलिंग इंस्टिंक्ट थी ही, इसीलिए वो हर रात जंगल में शिकार करने जाता था ताकि अपने अंदर के चुल को शांत कर सके। वो मारने वाला चुल है ना, उसको शांत करना जरूरी था। तो एक दिन कुछ टूरिस्ट्स काथिर के केबिन के पास आते हैं और उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, वो भी उसके बच्चों के सामने। ये लोग काथिर से गांजा मांग रहे थे और काथिर इन्हें इग्नोर करता है। अब उस रात काथिर शिकार के लिए निकल रहा था, तो उनका बेटा सोनू जीप में छिपकर काथिर के साथ जंगल पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि काथिर उन टूरिस्ट्स को पकड़ लिया था और एक एक करके उनका शिकार कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, इस भयावह दृश्य को देख सोनू की फट जाती है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। काथिर को भी पता चल जाता है कि सोनू सब देख लिया है, और वो सोनू को बड़े प्यार से लेकिन डरावने वे में समझाता है कि बेटा, ये सब कुछ भी अपने भाई या माँ को मत बताना, वरना मैं तुम तीनों के साथ भी यही करूंगा। अब सोनू बहुत डरा हुआ था। इनिशियली तो वो नहीं बताता, बट ऑफ कोर्स सोनू ठहरा फट्टू, तो वो जाके सब कुछ बक देता है, जिससे घर में सभी लोग काथिर से डरने लग गए थे। काथिर कहता है कि मैंने आज तक तुम लोगों पे ना हाथ उठाया, ना तुम पे कभी गुस्सा किया, फिर क्यों तुम मुझसे डर रहे हो? लेकिन माधुरी को तो पता चल चुका था कि काथिर कातिल है, तो वो कांप रही थी और वो बस एक ही रिक्वेस्ट कर रही थी कि तुम हम तीनों को जाने दो, हम पुलिस से तुम्हारे करतूतों के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, हम लोग अपना एक अलग जिंदगी जिएंगे। अब ये सब सुन काथिर का दिमाग घूम जाता है और वो अपने बीवी और बच्चों को बांध कर रखने लगता है। कुछ दिन ऐसा ही चलता है, लेकिन एक रात माधुरी काथिर को नींद की गोली देके बच्चों के साथ घर से भाग निकलती है। वो नाव से भागी रही थी कि काथिर कैसे तो वहां आ जाता है और नाव को अपने पास खींच लेता है। ऐसे में यहाँ पे धक्का मुक्की और रोना धोना शुरू हो जाता है, और एक मोमेंट आता है जब माधुरी काथिर के सर पे डंडे से मारती है, और रिएक्टिव किलिंग इंस्टिंक्ट में काथिर माधुरी को चाकू मार देता है। अब इससे माधुरी की मौत हो जाती है और काथिर रियलाइज करता है कि धक्का मुक्की में सोनू भी मारा गया था, यानी अब सिर्फ मनु बचा है, और काथिर अब मनु के साथ ही रहता है, और वी कैन से मनु को अपने साथ जबरदस्ती रखता है। तो ये कहानी जानने के बाद प्रभु, गुना, साइकियाट्रिस्ट और सत्या काथिर के गांव जाते हैं। इस पॉइंट तक सत्या पूरी तरह से सोनू द्वारा पजेस थी, और सोनू बस अपने पिता काथिर को मार के अपने भाई मनु को बचाना चाहता था। तो ये लोग मनु के स्कूल जाते हैं और वहां गुना मनु से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मनु डर के भाग जाता है। ऐसे में सत्या, जो कि सोनू द्वारा पजेस्ड है, वो मनु से बात करती है। सोनू और मनु का एक सीक्रेट साइन लैंग्वेज हुआ करता था, और सत्या वही यूज करती है, जिससे मनु समझ जाता है कि सत्या में सोनू की आत्मा है। वैसे फिल्म में हमें एक और बात बताई गई है, विच इज ट्विन इंस्टिंक्ट, यानी कि ट्विंस एक दूसरे के प्रेजेंस को फील कर लेते हैं, क्योंकि जब प्रभु गांव में आया था तो काथिर को प्रेजेंस फील हुई, वहीं मनु को भी सोनू की प्रेजेंस फील हुई थी जब सत्या आई थी। एनीवेज, उस रात प्रभु मनु से जंगल में मिलता है, बट दिस वाज रिस्की, क्योंकि काथिर को जंगल का कोना कोना पता था, साथ ही वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हंटर भी था। इनफैक्ट होता भी ऐसा ही है, क्योंकि कुछ समय बाद काथिर प्रभु को मनु के साथ जंगल में देख लेता है। प्रभु को कहना था कि हमें जाने दो, हम पुलिस से कुछ नहीं कहेंगे कि तुम कातिल हो, बाप को मारे, बीवी
को मारे, बच्चे को मारे, कुछ नहीं बताएंगे, बस मनु के साथ मुझे जाने दो। वहीं काथिर अपने भाई को इतने सालों बाद देख के सरप्राइज था और वो कहता है कि तुम जा सकते हो, लेकिन मनु कहीं नहीं जा रहा। ऐसे में प्रभु काथिर से लड़ता है, लेकिन वो कहां ही टिक पाता। परिणाम अनुसार काथिर प्रभु को काफी मारता है और लड़ाई में एक पॉइंट आता है जब काथिर प्रभु को मार ही देता। वो कहता भी है कि मैं तुमसे कभी भी प्यार करता ही नहीं था, लेकिन उसी टाइम पे मनु यहाँ काथिर को पैर में स्टैब करता है। देन सत्या और सोनू भी यहाँ आती है और वो काथिर को तीर मारती है। सब मिलके भी काथिर को ओवरपावर नहीं कर पा रहे थे और काथिर यहाँ अब सत्या को मारने बढ़ता है। मनु फिर से काथिर पे हमला करके सत्या को बचाता है। इनफैक्ट वो कहता भी है कि ये सत्या नहीं सोनू है। नाउ एज आई सेड, काथिर अकेले सब पे भारी पड़ रहा था, तो ऐसे में मनु धमकी देता है कि वो पहाड़ की चोटी से कूद जाएगा। काथिर उसको रोकने जाता है और मौका पाकर प्रभु काथिर सहित पहाड़ से कूद जाता है, यानी कि शायद दोनों मारे गए और ऐसे में सत्या के शरीर से सोनू निकल जाता है, यानी सत्या अब ठीक हो चुकी थी। तभी अचानक हम प्रभु को पहाड़ से ऊपर आते देखते हैं, यानी प्रभु इस जंप के बाद भी बच गया है लटक के। नाउ इट इज अज्यूम्ड कि काथिर मारा गया, लेकिन सोचा जाए तो अगर प्रभु इस जंप से बच गया तो काथिर कैसे मर सकता है? उसका तो ये होम ग्राउंड है, यहीं पे वो पला बढ़ा, साथ ही हंटर है वो। अब यही शक मनु को भी था, इसलिए वो प्रभु से कहता है कि तुम अपने ट्विन इंस्टिंक्ट या ट्विन टेलीपैथी जो भी है उसका इस्तेमाल करके महसूस करो कि क्या काथिर अभी भी जिंदा है। प्रभु अपनी आंखें बंद करता है और कुछ सेकंड्स बाद एकदम से अपनी आंख खोलता है और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे एंडिंग में हमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि काथिर अब तक जिंदा है या नहीं। तो ऐसे में मैं आपके सामने 3 थियरीज रखूंगा। पहली थियरी बहुत ही सिंपल है, जिसके मुताबिक काथिर मारा गया और कहानी खत्म। अब भले ये थियरी सिंपल है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। इसीलिए दूसरी थियरी कहती है कि भले काथिर मर गया होगा, लेकिन उसकी आत्मा शायद प्रभु को पजेस कर चुकी है। ये पॉसिबल है क्योंकि इस वर्ल्ड में स्पिरिट्स एग्जिस्ट करते हैं, तभी तो सोनू सत्या को पजेस कर पाया था। अब तीसरी थियरी कहती है कि काथिर मरा ही नहीं है, और मैं पर्सनली इसी वाली थियरी को मानता हूं, क्योंकि इस छोटे से पहाड़ से गिर के काथिर पक्का नहीं मरेगा। वो एकदम टफ है और कैसे कैसे सिचुएशन को बचपन से अकेले सर्वाइव किया है, साथ ही वो हंटर भी है। मोरओवर अगर प्रभु इस जंप से बच गया, जो कि वीक है, फिजिकली वैसा कोई गिफ्टेड नहीं है, कोई हंटर इंस्टिंक्ट नहीं है, तो भैया काथिर कैसे मर सकता है? वैसे भी जिस अर्जेंसी से प्रभु अपनी आंखें खोला है, उससे तो लगता है कि दूसरी या तीसरी थियरी ही सच हो सकती है, पहली तो पक्का गलत है। जहां तक बात है मनु की, तो वो मोस्टली प्रभु के साथ ही रहेगा, कंसिडरिंग कि प्रभु पजेस्ड नहीं हुआ है और सत्या भी ठीक हो चुकी है। मूवी के शुरुआत में हम अगाथिया नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि एक आर्ट डायरेक्टर होता है। अपनी पहली मूवी के लिए उसने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक हवेली लिया था, जो कि हॉन्टेड कहलाती थी, ऑल्दो अगाथिया को ये पता नहीं था। अब उसकी टीम को हवेली में एक पुरानी पियानो मिलती है और टीम अगाथिया को इसके बारे में बताते हैं। पियानो पर की गई क्रेविंग से पता चलता है कि ये करीब 200 साल पुरानी पर्शियन पियानो थी और अगाथिया इसे एज प्रॉप यूज करने का सोचता है। तभी हम देख पाते हैं कि हवेली का एक भूत जाग जाता है। प्रोड्यूसर अगाथिया को बताता है कि मूवी का जो लीड डायरेक्टर एंड लीड एक्ट्रेस थी, उन्होंने भागकर शादी कर ली है और इसीलिए अब ये पिक्चर बंद हो जाएगी। अगाथिया को यह सुनकर बहुत शॉक लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। यहाँ वो और उसकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड, जो कि फियांसे है और उसका नाम वीना है, वो यहाँ से निराश होकर वापस अपने गाँव चले आते हैं। तो गाँव के अंदर अगाथिया काफी डिप्रेस्ड होता है जब उसके पिता उसे बताते हैं कि वो भगवान के ब्लेसिंग के साथ पैदा हुआ था। बेसिकली यहाँ हमें पता चलता है कि अगाथिया का जब बर्थ होने वाला था, तब काफी तेज तूफान आया था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स गांव के बाहर नहीं जा पा रहे थे। इसलिए अगाथिया के पापा अपनी बीवी को कलिंगी नाथ के मंदिर में लेके गए थे। तभी वहां एक औरत हाथ में एक जलते हुए दिए को लेके वहां आती है और डिलीवरी में उनकी हेल्प करती है और उन्हें बताती है कि आज सारे ग्रह एक स्ट्रेट लाइन में आए हैं, जिसकी वजह से ये नक्षत्र बहुत शुभ है और ऐसे में उनका जो बेटा होगा वो एक बहुत ही यूनिक चाइल्ड होगा। उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल भी साधारण तो नहीं थी। ना अगाथिया जब पैदा हुआ तब वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। ये देखकर उसके पेरेंट्स बिल्कुल अपसेट हो जाते हैं और उसके पापा उसे कलिंगी नाथ के आइडल के सामने रख देते हैं। तभी आइडल में से एक रोशनी, एक बीम ऑफ लाइट निकलती है और अगाथिया रोने लगता है, यानी कि वो जिंदा हो जाता है। सो यस, अगाथिया के जन्म की जो कहानी है वो बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं थी, बहुत ही ज्यादा डिवाइन जैसी थी। खैर, तो यहाँ वीना बात को काटते हुए कहती है कि हमें ऐसे डिप्रेस्ड होकर नहीं बैठना चाहिए, रादर आगे की सोचनी चाहिए। बेसिकली वीना यहाँ उस हवेली को एक हॉन्टेड हाउस में कन्वर्ट करना चाहती थी। वीना का कहना था कि हॉन्टेड हाउस का कॉन्सेप्ट आउट ऑफ इंडिया काफी पॉपुलर है
और अब यहाँ भी उसकी पॉपुलैरिटी ग्रो कर रही है। और क्योंकि ऐसे भी पौंडीचेरी जहाँ ये हवेली थी वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो ये बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल बन सकता है, लोग हॉरर हाउस देखने आएंगे। अब अगाथिया को ये आइडिया काफी पसंद आता है और वो इस बात के लिए मान जाता है। फिर क्या था, एक बार फिर पूरी टीम को जुटाया जाता है और ये लोग मिलकर उस हवेली को एक हॉन्टेड हाउस में कन्वर्ट करते हैं। फिर ये लोग इस जगह की ग्रैंड ओपनिंग करवाते हैं और ओपनिंग पे आए स्पेशल गेस्ट को मूवी के स्टार्टिंग वाला भूत दिखता है, पर ये लोग उसे क्रू का पार्ट समझकर उससे बातें करते हैं। खैर, इनका ये बिजनेस आइडिया काफी हिट होता है और इन्हें इससे काफी प्रॉफिट होने लगता है। अब अगले सीन में हम वीना अगाथिया को बात करते हुए देखते हैं और वीना वही पर्शियन पियानो बजा रही होती है और अगाथिया उसे बेथोवन बजाने को कहता है। वहां क्रू के बाकी लोग भी आ जाते हैं और वीना के ऐसा करते ही पियानो से साइड में कुछ कंपार्टमेंट ओपन होकर क्लोज होने लगते हैं। अगाथिया ये देखकर फिगर आउट करता है कि ये एक पजल पियानो है जिसमें एक हिडन डोर होगा जो कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ कीज को प्ले करने से खुलेगा। इसीलिए वो वीना को बेथोवन कंप्लीट ट्यून बजाने को कहता है और वीना के ट्यून खत्म होते ही पियानो के साइड में एक डोर ओपन होता है। अगाथिया डोर के अंदर के कंपार्टमेंट से कुछ चीजें निकालता है, जैसे कि किसी लड़की की गाउन, एक पुरानी स्टेथोस्कोप, एक पुरानी फिल्म रील और लास्टली एक स्केलेटन। उसी रात अगाथिया अकेले बैठा होता है और वो जैसे ही उस फिल्म रील को खोलता है उसकी सोल उसकी बॉडी से निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, वो पहले तो खुद को उसी हवेली में बैठा देखता है, बट तभी सीन बदल जाती है और वो एक आदमी और एक ब्लॉन्ड लड़की को एक बहुत ही सुंदर सिमेट्री में देखता है। तभी एकदम से वो आदमी अगाथिया को देखता है और उसकी सोल वापस उसकी बॉडी में रियल टाइम में आ जाती है। ऑफ कोर्स इस पूरे फेनोमेनन से अगाथिया रियल टाइम में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम एक न्यूज एंकर को अनाउंस करते हुए देखते हैं कि 80 साल पहले जैसा एक और इक्लिप्स फिर से होने वाला है। इस इक्लिप्स के दौरान सारे 8 प्लैनेट्स एंड सन एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। अब वीना और क्रू मेंबर प्रिया हॉन्टेड हाउस में इसी इक्लिप्स की बातें कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों क्रू के एक और मेंबर शंकर को देखते हैं जो कि पियानो के अंदर मिले स्केलेटन को स्टेथोस्कोप पहनाकर पियानो पे बैठा दिया था, काइंड ऑफ लाइक ए प्रॉप। इसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, जहां वीना ऊपर कैश अरेंज कर रही होती है कि तभी उसका हाथ ड्रॉ में आ जाता है। उसके फिंगर से खून निकलने लगता है और एक ड्रॉप सामने के मिरर पे पड़ जाता है। जब वीना अपने वुंड को कवर कर रही होती है तब मिरर पे उसका ब्लड ड्रॉप मल्टीप्लाई हो जाता है, पर वो जैसे ही मिरर में देखती है वहां फिर सिर्फ एक ही ड्रॉप ब्लड था। तभी वो मिरर में पीछे के स्केलेटन्स को देखती है। यहाँ 2 प्रॉप स्केलेटन साथ में खड़े थे और तभी एक और स्केलेटन जिसने चादर ओढ़ रखी थी वो उन दोनों स्केलेटन्स के बीच में जाके खड़ी हो जाती है। वीना ये देख बहुत डर जाती है और तभी हम देख पाते हैं कि पीछे से एक स्ट्रेंज हाथ उसके कंधे पर आता है। वीना टर्न करती है पर वहां कोई होता नहीं। वो वापस आगे देखती है कि तभी वहां अगाथिया उसे डरा देता है और कहता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा था। वो बताता है कि शंकर और प्रिया एक न्यू स्केयर ट्राई कर रहे हैं जिसमें 2 स्केलेटन्स 3 में बदल जाते हैं और वो वीना पे ही ट्राई करके देख रहे थे कि ये स्केयर कैसा काम करता है। खैर, इसके बाद अगाथिया वीना को वहां से ले जाता है और दोनों एक प्रोजेक्टर सेटअप करके पियानो से मिले फिल्म रील को प्ले करते हैं। तो रील स्टार्ट होती है और हम एक वीडियो देखते हैं। वीडियो में हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे अगाथिया ने देखा था जब उसकी सोल उसकी बॉडी से निकल गई थी। ये रील इस आदमी की वीडियो जर्नल का हिस्सा था जहां वो वीडियो के थ्रू अपनी लाइफ और थॉट्स रिकॉर्ड करता था, जैसे आजकल मॉडर्न डे में लोग व्लॉग्स करते हैं। खैर, हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम सिद्धार्थन था और ये सिद्धा मेडिसिन का रिसर्चर है। वो बताता है कि आज का डेट दिसंबर 12, 1940 है और उसे फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है। वो यहाँ पौंडीचेरी में 12 साल बाद आया है। सिद्धार्थन पौंडीचेरी स्टेशन पे उतरता है और वहां उसे ओमर नाम का आदमी पिकअप करने आता है। रास्ते में उसे कई फ्रीडम फाइटर्स देखते हैं जो कि इंडिया को आजाद करने के लिए नारे लगा रहे थे। आगे जाके वो नोटिस करता है कि वहां की हर दूसरी लैंडमार्क किसी एडविन के नाम पे थी, जैसे कि एडविन ड्यूप्लिक्स रोड, एडविन ड्यूप्लिक्स स्टैचू वगैरह वगैरह। वो उमर से इसके बारे में पूछता है। इस पे उमर उसे बताता है कि एडविन काइंड ऑफ पौंडीचेरी के हिटलर जैसा है। एडविन एक मॉन्स्टर है जो कि बहुत रेसिस्ट भी है और वो इंडियंस के बैक पर नाइफ से कट्स बनाता है क्योंकि उसे खून बहते हुए देखना अच्छा लगता है। वो पुअर इंडियंस को एज स्लेव्स ट्रीट करता है और अपनी एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें बहुत ही टॉर्चरस पनिशमेंट्स वगैरह देता है। ये सब जानने के बाद सिद्धार्थन बताता है कि वो भी यहाँ एडविन से ही मिलने आया है। तभी हम एडविन का पैलेस देखते हैं और ये वही हॉन्टेड हवेली है दोस्तों जहाँ प्रेजेंट में अगाथिया अपना हॉन्टेड हाउस चला रहा है। खैर, सिद्धार्थन अंदर जाता है और पूरी हवेली सजी हुई थी। दरअसल उस दिन एडविन की छोटी बेटी जैकलिन का बर्थडे था। यहाँ सिद्धार्थन एडविन से मिलता है और एडविन के साथ हम शेषाद्री को भी देखते हैं। अब दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में जिस भूत को हमने देखा था वो शेषाद्री का ही भूत रहता है। नाउ यहाँ एडविन सिद्धार्थन की बेइज्जती कर देता है और उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि क्वीन ने एक इंडियन को गवर्नमेंट जॉब दे दिया था, क्योंकि हम जानते हैं कि एडविन तो इंडियंस को अपने से नीचे मानता था। तभी पार्टी में जैकलिन आती है और हम देख पाते हैं कि वो एक व्हील चेयर पे बैठी होती है। सिद्धार्थन शेषाद्री से पूछता है कि जैकलिन को क्या हुआ था और शेषाद्री बताता है कि जैकलिन जब 16 साल की थी तो उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी स्पाइन काइंड ऑफ टूट गई और तब से वो पैरालिटिक है। वो बताता है कि जैकलिन को कई डॉक्टर्स ने ठीक करने की कोशिश
कोशिश की है पर कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया और जैकलिन के दोनों हाथ और दोनों पैर बिल्कुल काम नहीं करते। सारी बात सुनकर सिद्धार्थन एडविन को एक डील ऑफर करता है। वो कहता है कि अगले 48 दिनों में वो जैकलिन को उसके पैरों पर खड़ा कर देगा और इसके बदले एडविन इंडियंस को कट करना बंद कर देगा। एडविन हाँ तो नहीं कहता पर वो ना भी नहीं कहता है। तो इसके बाद हम पैलेस में जैकलिन को एक बड़ा सा केक कट करते हुए देखते हैं और बाहर इंडियंस खाने के लिए लड़ रहे थे। ये सीन वहां के सिचुएशन के ऑपोजिट्स को दिखाता है, मतलब पैलेस के अंदर की ऑपुलेंस कितनी ज्यादा है, यहाँ सब अमीर है, बड़ा सा केक काट रहे हैं, वहीं बाहर इतनी गरीबी है कि लोगों के पास खाने तक को कुछ नहीं है। देखा जाए तो ये दोनों चीज एक दूसरे के स्टार्क ऑपोजिट्स हैं। खैर अंदर सभी बड़े से डाइनिंग टेबल पे खाने बैठते हैं और तभी जैकलिन को खिलाने के लिए उसके इंडियन सर्वेंट्स आगे आते हैं, जिसपे सिद्धार्थन उसे सबके सामने खाने को कहता है खुद से। जैकलिन इस बात से बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है और सिद्धार्थन से चिढ़ जाती है, लेकिन सिद्धार्थन नहीं मानता और ऐसे में जैकलिन किसी तरह खुद से खाने की कोशिश करती है और बहुत पेन के बावजूद ऐसा करने में कामयाब हो जाती है। इस पर पूरा टेबल क्लैप करता है और सिद्धार्थन जैकलिन से जाके कहता है कि वो हैंडीकैप नहीं है बल्कि एक नॉर्मल लड़की है और कल से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो अगली सुबह 5:30 बजे को सिद्धार्थन आके जैकलिन को उठाता है और ट्रेनिंग में वो जैकलिन को उसके छोटे छोटे काम करने के लिए अकेला छोड़ देता है, जैसे कि ब्रश वगैरह करना। काफी स्ट्रगल करते हुए जैकलिन काइंड ऑफ धीरे धीरे सारे काम करने लग जाती है और यहाँ सिद्धार्थन उसे काइंड ऑफ फिजिकल थेरेपी भी देता है, साथ ही साथ उसके लिए रिसर्च करके दवाइयां भी बनाता है। इसका परिणाम यह था कि जल्द ही जैकलिन व्हील चेयर छोड़ के सिर्फ एक वॉकिंग स्टिक के सहारे चलने लग गई थी। अब तक जैकलिन सिद्धार्थन से काफी कंफर्टेबल भी हो चुकी थी और एक दिन जब वो अपने चेयर से उठ रही होती है तब उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और सिद्धार्थन उसे बचा लेता है। नाउ एडविन ये सब देख रहा था और वो गुस्से में अपना गन उन पे पॉइंट करता है। तभी रील खत्म हो जाती है और हम वापस रियल टाइम में वीना और अगाथिया को देखते हैं। नाउ ऑफ कोर्स ये दोनों जानना चाहते थे कि आगे क्या हुआ, पर उनके पास जानने का कोई ऑप्शन नहीं था। तभी वीना देखती है कि अगाथिया जो कॉपी लेके बैठा था उसमें उसने कुछ बनाया था। उस पिक्चर में एक बूढ़ा सेंट एक छोटे बच्चे को लेके कहीं जा रहा होता है। अगाथिया को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या, पर उसे ये फिल्म रोल देखने के बाद काफी वियर्ड लग रहा होता है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे बाबा कलिंगी नाथ की परछाई दिखती है जो 1 सेकंड में गायब हो जाती है। अगाथिया यहाँ काफी कंफ्यूज था, लेकिन वो वहां से वीना के साथ चला जाता है। अब अगले दिन हम हॉन्टेड हाउस में एक कपल को देखते हैं जो कि हॉल के बीच में बने पिरामिड में चले जाते हैं। तभी उनके चीखने की आवाज आती है, जिसके बाद वीना और अगाथिया भागकर वहां पहुंचते हैं। नाउ लड़की बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पिरामिड के अंदर गई थी पर अकेली ही बाहर आई है, मतलब उसका बॉयफ्रेंड गुम गया है। सब उस लड़की को ढूंढने लगते हैं लेकिन लड़का मिल ही नहीं रहा था और ऐसे में जल्द ही ये बात एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है और पूरे शहर में बात फैल जाती है कि ये हॉन्टेड हाउस सच में हॉन्टेड है। अगाथिया काफी परेशान होता है और अपनी माँ के साथ बिताए हुए टाइम को याद करता है। तभी उसके सामने एक एक्स आके गिरता है और एक हिडन कंपार्टमेंट। वो जैसे ही उसे हाथ लगाने वाला होता है कि उसे कुछ विजन्स आते हैं। इसके बाद अगाथिया एक्स को वुडन फ्लोर से निकालता है और तभी उसे एक अंडरग्राउंड रास्ता दिखता है। वो नीचे उतर कर देखता है कि अंदर एक पूरा फ्लोर ही बना था और यहाँ उसे वो लड़का मिलता है जो गायब हुआ था। इनफैक्ट यहाँ अगाथिया को कुछ घोस्ट्स भी दिखते हैं। तो अगाथिया इस लड़के को लेकर जा रहा होता है कि तभी वहाँ वीना आ जाती है जो कि पजेस थी। वो अगाथिया से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि ये प्लेस सेफ नहीं है। ऐसा कहते ही वो स्पिरिट वीना की बॉडी को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अगाथिया तुरंत वीना के पास जाता है जहाँ उसे एक डायरी मिलती है। खैर तो अगले सीन में हम अगाथिया और वीना को बात करते हुए देखते हैं और यहाँ अगाथिया वीना को बताता है कि उसके अंदर उसी फ्रेंच लड़की की भूत घुस गई थी। वो उसे उस डायरी के बारे में बताता है और ये दोनों डायरी खोलकर पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद हम एक बार फिर सिद्धार्थन को देखते हैं। मतलब अब कहानी वापस से सिद्धार्थन की हमें बताई जाएगी थ्रू द डायरी बैक स्टोरी में। यहाँ हमें पता चलता है कि सिद्धार्थन 18 साल बाद वापस इंडिया क्यों आया था। दरअसल सिद्धार्थन के पापा और मम्मी एक सिद्धा प्रैक्टिशनर और एक वैद्य थे। यहाँ हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि अगाथिया का बर्थ जिस औरत ने कराया था ये वही औरत है, मतलब सिद्धार्थन की माँ। आगे हमें पता चलता है कि कैसे कोई भी सिद्धार्थन के पापा के मेडिसिन प्रैक्टिस को सीरियसली नहीं लेता था और सब अंग्रेजी मेडिसिन पे डिपेंड होना शुरू कर दिए थे। उसके पापा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गुजर गए। इसके बाद सिद्धार्थन मार्क एंड्रू नाम के सेलर के साथ दुनिया भर में ट्रैवल किया और मेडिसिन की ट्रेनिंग लिया। लास्टली वो फ्रांस के एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाता है जहां उसे पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 सोल्जर्स को बोन कैंसर से बचाने के लिए फार्मास्यूटिकल स्ट्रगल कर रहे थे। तब सिद्धार्थन फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर से मिलकर उन्हें सिद्धा मेडिसिन के बारे में बताता है और कहता है कि सिद्धा मेडिसिन से ये बोन कैंसर ठीक हो सकता है। फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर सिद्धार्थन की बातों पर यकीन कर लेती है। खैर तो फ्लैशबैक खत्म और एक बार फिर हम यहाँ अगाथिया और वीना को देखते हैं। वीना को बहुत अजीब फील हो रहा था और उसे बस यहाँ से निकलना था, लेकिन अगाथिया और भी आगे जानना चाहता था कि क्या हुआ था पास्ट में। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसका यहाँ तक आना काइंड ऑफ फेट है। नाउ वीना के पुश करने पे अगाथिया बताता है कि उसकी मम्मी को फाइनल स्टेज का बोन कैंसर है। वो पिछले 12 साल से सफर कर रही है और अब सभी डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया है और इतने सालों तक इतनी दवाइयां खाकर उनकी मेमोरी भी चली गई है। अगाथिया कहता है कि अगर 1940 में डॉक्टर सिद्धार्थन को एक्चुअली
वाली मेडिसिन मिल गई थी फॉर बोन कैंसर, तो आज वो अपनी मम्मी को ठीक कर सकता है। तभी एकदम से उन दोनों के ईयर में कोई फ्रेंच में कुछ कहता है और वो दोनों बहुत डर जाते हैं। वहां जैकलिन की घोस्ट आती है और उनसे कहती है कि ये उनकी जगह है, यहाँ मेडिसिन की बात मत करो, यहाँ से चले जाओ। ये सुनते अगाथिया और वीना वहां से भागते हैं। तभी वहां हर तरफ तोड़फोड़ होने लगती है और जमीन से एक ग्रेव बाहर आता है जिसमें से एडविन का घोस्ट निकलता है। जी हाँ दोस्तों, वो काफी डरावना लग रहा था और एडविन का घोस्ट अगाथिया और वीना को हवेली के बाहर निकाल देता है। खैर, तो इसके बाद ये दोनों बाहर बैठते हैं जब अगाथिया को उसके पापा का कॉल आता है और जब अगाथिया घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ की हालत और भी बिगड़ चुकी थी और वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। वहां डॉक्टर के डेस्क पे अगाथिया को कन्नड़ी सिद्धर यानी कि मिरर सिद्धर की फोटो दिखती है और ये वही आदमी था जो अगाथिया को अपने हॉन्टेड हाउस के ओपनिंग के टाइम हवेली के बाहर दिखा था। तो अगाथिया उनसे मिलने जाता है जिसने उसे वो हवेली बेची थी एंड दैट पर्सन वाज रोयन। रोयन की ग्रैंडमदर का नाम हेलेन था जो कि एक फ्रेंच वुमेन थी और वो एडविन की बीवी थी। जी हाँ दोस्तों, अगाथिया उनसे हवेली में रखे सामानों के बारे में पूछता है तो एडविन का पोता उन्हें एक पुराना बॉक्स देके जाता है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। अगाथिया फिगर आउट करता है कि मेडिसिन जरूर हवेली में ही है, तभी एडविन उन्हें वहां से भगा दिया था। वहां जाता है और तभी वहां हेलेन आती है। नाउ अगाथिया वहीं रखे कैमरा प्रॉप के थ्रू जब भी देख रहा था तो उसे 1940 में क्या हुआ था वो सब दिख रहा था। ऐसे में वो उस कैमरा लेंस से हेलेन का पीछा करता और देखता है कि डॉक्टर सिद्धार्थन को कुछ हुआ था जिस वजह से उसे कुछ लोग उठाकर ले जा रहे थे। अगाथिया हेलेन को फॉलो करते हुए एक रूम में एंटर करता है। यहाँ अगाथिया हेलेन से लड़ने लगता है पर हेलेन उसे शांत रहने को कहती है। वो कहती है कि अगर उन लोगों ने शो किया तो एडविन वहां आ जाएगा। अभी एडविन का घोस्ट वहां आके हेलेन को अपनी विप से मारने लगता है। इन सब के बीच हेलेन अगाथिया को एक पैकेट देती है जिसे लेकर वो भागता है और डायरेक्ट अपने रूम में जागता है। मतलब ये सब कुछ काइंड ऑफ एक ड्रीम था लेकिन रियलिटी में भी हो रहा था। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अगाथिया यहाँ हेलेन के भेजे हुए बॉक्स में फिर से देखता है और उसे वहां एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। तो इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू हम एक बार फिर से पास्ट में जाते हैं जहां हम सिद्धार्थन को एक ऑडियो रिकॉर्ड करते हुए सुनते हैं। वो इस रिकॉर्डिंग में अपनी मेडिसिन की पूरी रेसिपी बताता है। तभी वहां शेषाद्री और एडविन आते हैं और यहाँ एडविन पहले तो जैकलिन को ठीक करने के लिए सिद्धार्थन को कॉम्प्लीमेंट करता है बट देन वो वहां रखे इंडियन हर्ब्स की बेइज्जती कर देता है। शेषाद्री बहुत गुस्सा हो जाता है और एडविन को वहां से जाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम एडविन को देखते हैं जो एक एलिफेंट पर गोली चला देता है और वो एलिफेंट उसकी तरफ चार्ज कर देता है। तभी सिद्धार्थन वहां आता है और कुछ चांटिंग्स करता है जिससे हाथी शांत हो जाता है। तो इसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि एडविन और सिद्धार्थन काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं और सिद्धार्थन को पता चलता है कि एडविन इजिप्शियन ममीफिकेशन में बिलीव करता है और उसने अपने घर के नीचे एक टूम भी बना रखा था। ये वही टूम था जो अगाथिया और वीना को दिखा था। खैर, एडविन सिद्धार्थन से कहता है कि वो उस मेडिसिन को रेडी करे जो एडविन इस प्रोसेस के लिए यूज कर सकता है। उधर जैकलिन और सिद्धार्थन एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे और सिद्धार्थन उसे कहता है कि वो पेरिस से आने के बाद उसे ऑफिशियली प्रपोज कर देगा। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ लोग जैकलिन पे अटैक कर देते हैं और सिद्धार्थन पहचान जाता है कि ये नानजी है जो कि एक फ्रीडम फाइटर है। सिद्धार्थन उनसे लड़ता है, देन नानजी को हील भी करता है, जिसके बाद सिद्धार्थन और जैकलिन वापस घर चले आते हैं। ये दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ व्यूअर्स क्लियरली देख पाते हैं कि सिद्धार्थन अक्सर लोगों की हेल्प करता था, उन्हें गाइड करता था। फिर एक दिन सिद्धार्थन जैकलिन को अपनी रिकॉर्डिंग सुनाता है जो उसने रिकॉर्ड किया था। तभी वहां हम नानजी को देखते हैं जो कि छुपकर उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे। फिर एडविन वहां आता है और सिद्धार्थन को उसकी फ्लाइट की टिकट देता है। तभी गन की फायरिंग की आवाज आती है और डॉक्टर को बुलेट लगती है, यानी सिद्धार्थन को। एडविन जैकलिन को जल्दी से हेल्प लाने भेजता है और सभी सोचते हैं कि गन नानजी ने चलाई है। सो यस, इस पॉइंट पे ऑडियो रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है और अगाथिया और वीना को देखते हैं जिन्हें लगता है कि गन नानजी ही चलाया था। तभी हेलेन वहां जाती है और रिवील करती है कि गन नानजी नहीं बल्कि एडविन चलाया था। बेसिकली एडविन नहीं चला था कि एक इंडियन जिसे वो स्लेव समझता है उसका नाम किसी भी डिस्कवरी पर हो। एडविन सिद्धार्थन को इसलिए जिंदा रखा था ताकि उससे मेडिसिन का फॉर्मूला ले सके। तो हाँ, एडविन ही सिद्धार्थन को मारा और सिद्धार्थन की मौत के बाद एडविन एक स्टोरी गढ़ देता है कि डॉक्टर सिद्धार्थन एक फ्रॉड थे जिसने सबका टाइम और पैसा वेस्ट किया और ऐसे में सिद्धार्थन खुद के साथ गलत किया, मतलब समाप्त हुआ। एडविन ये फर्जी लेटर फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर तक को भेज देता है। देन वो इजिप्ट के कुछ लोगों को बुला के सिद्धार्थन की बॉडी ममीफाई करवाता है। जैकलिन को ये सब कुछ पता चल जाता है और वो हेलेन को मेडिसिन देके उसे वहां से जाने को कहती है। हेलेन मेडिसिन और डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर घर से भाग जाती है। इधर एडविन जैकलिन को ढूंढते हुए आता है और जैकलिन पियानो के कंपार्टमेंट में छुप जाती है। लेकिन एडविन को पता चल जाता है कि जैकलिन कहाँ है और वो उसे निकाल कर उससे मेडिसिन की लोकेशन पूछता है। नहीं बताने पर वो जैकलिन को समाप्त करके उसके शरीर को पियानो के अंदर रख देता है। ना जो फॉर्मूला था वो एडविन के बनाए हुए टूम में रख दिया गया था। तभी हवेली पे नानजी अपनी टीम के साथ अटैक कर देता है। ऐसे में एडविन अपने टूम में छुप जाता है और शेषाद्री से कहता है कि जब
जब सब शांत हो जाए तब उसे टूम से निकाल दिया जाए, पर शेषाद्री पकड़ा जाता है और उसे गोली मार दी जाती है। सो यू सी एडविन टूम में ही लॉक हो जाता है और वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो यस, ये थी पास्ट की पूरी कहानी और अब अगाथिया वीना को लेकर वापस हवेली जाता है। उसके गेट पे पहुंचते ही एडविन उसे रोकने आ जाता है, लेकिन अगाथिया अपने भगवान से हेल्प मांगता है। तभी उसे अपने विजन में कलिंगी नाथ जी दिखते हैं, जो उसे बताते हैं कि आज रात सारे प्लैनेट्स एक बार फिर अलाइन होंगे। ऐसा होने से अर्थ में एक डिवाइन पावर जागेगी और पूरे 11 मिनट तक सारे इविल फोर्सेस बहुत वीक हो जाएंगे। तो हाँ, अगाथिया के पास सिर्फ इतना ही टाइम है जितने में उसे टूम्ब के पास पहुंचना है, मेडिसिन का फॉर्मूला या मेडिसिन लेना है, देन एडविन की बॉडी को जला देना है। बस फिर क्या था, अगाथिया, वीना और शंकर अंदर चले जाते हैं। ऑल्दो अंदर चले तो गए हैं, लेकिन टूम्ब उनसे खुल नहीं रहा होता। अब समय खत्म होने से 5 मिनट पहले अगाथिया फिगर आउट करता है कि टूम्ब ऐसे नहीं खुलेगा, बल्कि उसके लिए उसे साइड में लटके एक चेन को पुल करना होगा। ऐसा करते ही टूम्ब खुल जाता है और उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मूलाज मिल जाते हैं। वो लोग सब कुछ निकालकर एडविन की बॉडी को जला देते हैं और वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग मेन डोर तक पहुंचते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते। इसके ठीक बाद एडविन वहां आ जाता है और उनसे सारी चीजें ले लेता है। वो इन तीनों को चोक भी करने लगता है। ऐसे में अगाथिया के पेरेंट्स कलिंगी नाथ जी से प्रे करते हैं और उनकी प्रेयर्स की वजह से सिद्धार्थन की आत्मा अपने टूम्ब से निकलती है और अगाथिया को बताती है कि उसका जन्म ईविल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हुआ है। यहाँ ये तक रिवील किया जाता है कि पिछले जन्म में अगाथिया नानजी था। जी हाँ दोस्तों, अब अगाथिया, जिसे सब कुछ याद आ चुका था एज नानजी, वो अपने एस्ट्रल फॉर्म में एडविन के घोष से लड़ता है। सिद्धार्थन भी उसकी हेल्प करता है और दोनों मिलकर एडविन को खत्म करते हैं। तो इसके बाद अगाथिया वापस अपने बॉडी में आ जाता है और उसे सिद्धार्थन की सिद्धा की कंप्लीट फॉर्मूला बुक मिल जाती है। सिद्धार्थन और जैकलिन भी फाइनली एक दूसरे से मिल जाते हैं और सिद्धार्थन फाइनली जैकलिन को ऑफिशियली प्रपोज भी करता है। यहाँ पे सीन कट होता है, जिसके बाद हम कुछ मंथ्स आगे की कहानी देखते हैं, जहाँ अगाथिया की मम्मी की बोन कैंसर ठीक हो चुकी है, लेकिन उनकी मेमोरी अब भी वापस नहीं आई होती है। अगाथिया कहता है कि भले ही उसकी माँ को कुछ याद ना हो, बट उसे तो याद है कि वो उसकी माँ है और इसीलिए वो उनका ख्याल रखेगा। तभी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है और हम अगाथिया की मॉम की आवाज सुनते हैं, जो अगाथिया को बुला रही होती है, इंप्लाइंग दैट इन फ्यूचर उनकी मेमोरी भी लौट आती है। तो फिल्म की कहानी एक गांव की है, जहां हम सभी गांव वालों को किसी स्वामी जी से मिलने जाते देखते हैं। पूरे गांव में सिर्फ हरिशंकर उसके लोग ही स्वामी जी से मिलने नहीं जा रहे थे, क्योंकि हरिशंकर को एक राजमहल साफ करवाना था। हम जान पाते हैं कि ये महल किसी बड़े जमींदार का था और हरिशंकर उनसे काफी कम पैसे में ये महल लेने को राजी हो गया था। इस सौदे से हरिशंकर को बहुत फायदा होने वाला था। बस दिक्कत यह थी कि वो जमींदार अब नहीं रहा और महल को अपने नाम करवाने के लिए हरिशंकर को जमींदार के 3 बच्चों की सिग्नेचर चाहिए। जमींदार के 2 बेटे थे और एक बेटी, और बेटी काफी साल, तकरीबन 25 साल पहले घर से नौकर के साथ भाग के शादी कर ली थी। अब वो फाइनली वापस आ रही है, तो ऐसे में उसकी सिग्नेचर मिल जाएगी। देन परिवार के सभी लोग महल में आने वाले थे, तो एक आध हफ्ते में पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए हरिशंकर सबके आने से पहले महल साफ करवा रहा था और यहाँ महल के एक एरिया में इन सबको सांपों का बड़ा सा घर मिलता है। हरिशंकर का एक आदमी इस जगह पे भाला चलाता है और ऐसे में वहां से लगातार खून निकलने लगता है। हरिशंकर इस सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन हम भी उस खून वाली जगह से एक ह्यूमन हैंड निकलते देखते हैं। वहीं पैरेलल में गांव के सभी लोग स्वामी जी से मिलने ट्रेन में गए थे और स्वामी जी इस गांव में आने वाले खतरे को भांप लेते हैं। वो कहते हैं कि जल्द ही मुझे तुम्हारे गांव में आना पड़ेगा टू गेट रेड ऑफ ईविल। फिलहाल मुझे एक जरूरी पूजा के लिए जाना है, लेकिन तब तक सब लोग अपना ख्याल रखना। अब उस रात महल के अंदर वहां के कुक की मौत हो जाती है और हम व्यूअर्स क्लियरली देख पाते हैं कि ये काम किसी बुरी आत्मा का था। खैर, अगली सुबह परिवार के सभी लोग आते हैं और यहाँ मैं आपको कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जमींदार की बेटी का नाम ईश्वरी है, जो कि नौकर केशवन के साथ भागी थी और उसका अब एक बेटा भी बड़ा हो गया है, जिसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इनको स्टेशन पे लेने ईश्वरी का भाई आया था और उसके साथ उसके दोस्त रघुवीर की एक बेटी भी आई थी, जिसका नाम था माया। अब जमींदार का एक और बेटा था, राइट, वो शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा था, तो उसकी जगह जमींदार के उस बेटे का बेटा आया, जिसका नाम मुरली है, और मुरली के साथ उसकी बीवी माधवी आई है। जब माधवी महल के अंदर जा रही होती है तो वो एक बच्ची को खुद से बात करते पाती है। पूछने में पता चलता है कि ये बच्ची घर के एक मेड की बेटी है और लोगों का मानना है कि बच्ची मेंटली स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में ही हमेशा बड़बड़ाती रहती है। खैर, उस रात से ही महल में असाधारण गतिविधियां शुरू हो जाती है। लाइक माया की परछाई आईने में रुक जाती है, देन ईश्वरी को अपने बिस्तर पे किसी की प्रेजेंस फील होती है, और हद तो तब होती है जब माधवी अपने कमरे में एक भूतिया आकृति को पाती है और ये आकृति खूनी हाथों से मुरली की तरफ ऐसे इशारा कर रही थी मानो उसे मुरली चाहिए। खैर, अगले दिन हम महल में 3 और लोगों को चोरी छुपे घुसते देखते हैं और इनमें मेन इंसान
नाम था पालसामी और बाकी 2 उसके चेले थे। पालसामी की दादी का महल के ओरिजिनल ओनर यानी जमींदार के साथ चक्कर था और वो उस महल में कोई फोटो या कोई सबूत की तलाश में आया था जिससे वो भी महल में हिस्सा मांग सके। फिलहाल पालसामी यहाँ खुद को एज कुक बताता है और अपने दोनों आदमियों को असिस्टेंट कुक्स, जिससे तीनों को महल में नौकरी मिल जाए और वो लोग महल में सर्चिंग वगैरह कर सके। इसी बीच घर के अंदर एक वाटर पाइप फट जाता है। नौ महल में और भी कुछ असाधारण गतिविधियां होती हैं जिसका शिकार केशवन होता है। इससे केशवन की मेमोरी काइंड ऑफ 25 साल पीछे चली जाती है, यानी कि उसे लगने लगा था कि वो महल का नौकर है और उसे ईश्वरी को पटाना है। इन्हीं वारदातों के बीच माया पाती है कि फटे पाइप के कारण वार्डरोब में पानी घुस गया था और इसी वार्डरोब में जमीन के कागजात थे जो कि पूरी तरह भीग चुके थे। ऐसे में हरिशंकर और मुरली नए कागजात बनवाने शहर जाते हैं क्योंकि ये वाला कागज तो अब किसी काम का नहीं रहा। अब उसी रात हम वापस से महल की स्पिरिट या भूतनी को देखते हैं जो कि यहाँ के पियक्कर ड्राइवर को आईने के अंदर खींच लेती है, इम्प्लाइंग कि वो ड्राइवर को मार ही दी होगी। अब अगले दिन गांव में माता जी का त्योहार था और यहाँ हम जान पाते हैं कि आने वाले शिवरात्रि को एक सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ऐसा 150 साल बाद हो रहा है और इससे गांव में मुसीबतें भी आ सकती है क्योंकि उस दिन इविल पावर्स अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पे होगी। तो इसी को काउंटर करने के लिए गांव में 3 माताओं को उतारा जाएगा, काइंड ऑफ त्रिवेणी संगम करके नदी में उतारा जाएगा ताकि गांव में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। और आज इनके गांव की माता का प्रस्थान था। खैर त्योहार के बीच ही यहाँ एक नया मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम रवि है और रवि माधवी का भाई है। पेशे से रवि एक लॉयर है और वो भी कुछ दिन के काम वगैरह के सिलसिले में इस गांव में आया है। अब महल वापस आने पे माधवी रवि से कहती है कि उसे इस महल में भूत की प्रेजेंस फील हुई है और रवि इस बात को काफी हल्के में लेता है। इन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि शादी से पहले एक बाइक एक्सीडेंट के कारण माधवी शायद कभी मां नहीं बन सकती है और ये जानते हुए भी मुरली माधवी से शादी किया। दिस प्रूव्स कि मुरली कितना अच्छा इंसान है एंड माधवी इज स्टिल होपफुल कि वो मां बन जाए और वो अब भी दवा वगैरह करती है, टेस्ट वगैरह करवाती रहती है कि बाय चांस उसका लक निकल जाए। अब इस कॉन्वर्सेशन के दौरान भी माधवी को महल की इविल स्पिरिट नजर आती है लेकिन रवि को कोई नहीं दिखती। अब आगे रवि को माया भी कहती है कि महल में कुछ तो गड़बड़ है और ऐसे में रवि हर जगह कैमरा लगा देता है। रवि पाता है कि वो मेड की छोटी बेटी अक्सर अपने आप में बात करती रहती है और पूछने पे वो कहती है कि वो किसी देवी दीदी से बात कर रही है। इनफैक्ट ये बच्ची एक ड्राइंग भी बनाई थी देवी दीदी की और ये ड्राइंग किसी भूत की लग रही थी। अगली रात महल पे एक बाबा आते हैं और रवि देखता है कि वो बाबा एकदम से डर के भागते हैं। इनफैक्ट रवि को भी महल की एक खिड़की पे इविल स्पिरिट क्लियरली दिखाई देती है और अब कहीं ना कहीं रवि को भी यकीन हो गया था कि महल में कोई भूत तो जरूर है। हद तो तब होता है जब अगले दिन घर का एक और नौकर मृत पाया जाता है, यानी अब तक एक कुक, एक ड्राइवर और एक नौकर मारे जा चुके हैं। इन तीनों की लाश गांव में कहीं तो पानी के नजदीक गिरी मिलती है। इस पॉइंट तक मुरली और हरिशंकर भी गांव वापस आ चुके थे और अब सभी परेशान थे। इन सारी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए रवि उस बाबा से मिलता है जो कि महल से पिछली रात भागे थे। बाबा का कहना था कि महल में वो क्लियरली किसी औरत के अंदर बुरी आत्मा को देख पाए हैं और वही आत्मा लोगों को मार रही है। बाबा यहाँ रवि को एक खास अंडा देते हैं क्योंकि ये अंडा इविल स्पिरिट के प्रेजेंस में अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब इसके अंदर कुछ तो हलचल होगी। खैर महल पे पुलिस सभी लोगों से पूछताछ कर रही थी और रवि वहां अंडा लेके बैठता है। तो एक एक करके महल के सभी लोग वहां आते हैं लेकिन अंडा में कोई हलचल नहीं होती। लेकिन जब माधवी वहां आती है तो अंडा एकदम से नाच के गिर जाता है और अंडे में से खून निकलता है। इससे एक बात तो क्लियर हो गई थी कि रवि की बहन माधवी के अंदर ही वो बुरी आत्मा समा गई है। इसके बाद हम व्यूअर्स को भी मिरर के थ्रू क्लियरली दिखाया जाता है कि माधवी के शरीर पे किसी का तो कब्जा है और यहाँ हम पहली बार इस बुरी आत्मा का असली रूप देख पाते हैं जिसका नाम था देवी। अब देवी के बारे में पता लगाते हुए रवि गांव में जाता है जहां लोगों का कहना था कि देवी तो कुछ साल पहले गायब हो गई थी। देवी पे मंदिर से भगवान के गहने चुराने का इल्जाम भी लगा था। तभी रवि की मुलाकात इस गांव के पुजारी की बेटी से होती है और वो रवि को देवी का सच बताती है। दरअसल बहुत छोटी उम्र में ही देवी का परिवार गांव में पूजा करने आए थे और एक कार एक्सीडेंट में सभी मारे गए और तब से पुजारी जी ही देवी को अपने पास रख के पाले पोसे, यानी कि ये लड़की और देवी एक तरह से बहनें हो गई। यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है जहाँ कुछ साल पहले गांव में मुरली आया था जो कि उस वक्त शादीशुदा नहीं था और तब देवी की मुलाकात मुरली से हुई थी। अब इनिशियली तो ये दोनों बहुत अटपटे ढंग से मिले थे लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को चाहने लग गए थे। इनफैक्ट पालसा में भी देवी को जानता था। अब
देवी खास थी क्योंकि 5 साल की उम्र से ही हर चंद्र पूर्णिमा के दिन उसके अंदर माता आती थी और उस स्टेट में देवी पूरे गांव में सभी के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देती थी। इस खास दिन पे देवी के मुंह से निकली हर बात हमेशा सच ही होती आई थी। यहाँ देवी से मुरली की माँ पूछती है कि शादी के लिए मेरे बेटे के लिए सबसे अच्छी लड़की कौन होगी और देवी विजन्स में खुद को देखती है। ऐसे में देवी इस बात का जवाब दिए बिना बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन मुरली देवी से मिलता है और अपने प्यार का इजहार करता है। इनफैक्ट वो कहता है कि अगर देवी भी उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती है तो कल 4 बजे से पहले वो उससे जरूर मिलेगी क्योंकि कल 4 बजे वो वापस शहर चला जाएगा। अब अगले दिन देवी टाइम से घर से निकली भी ताकि वो मुरली से मिल सके, लेकिन तब से ही वो गायब हो गई और समहाउ उस पे मंदिर के गहने चोरी करने का इल्जाम भी लग गया। खैर, तो यहाँ से वापस हम प्रेजेंट में आते हैं और घर पे पहुंचते हैं जहाँ पे माधवी के अंदर अब भी देवी है और वो पाल सैमी और उसके दोस्त को पीटती है, फिर उन्हें ये सब भुलवा भी देती है। यहाँ घर पे फिलहाल देवी की बहन आई थी और अकेले में माधवी उसे अपना असली रूप दिखाती है। इस पॉइंट पे देवी अपनी आगे की कहानी अपनी बहनों को बताने लगती है और रवि भी छुप के सब सुन रहा था। दरअसल जब देवी मुरली से मिलने जा रही थी तो रास्ते में मंदिर का चेयरमैन देवी को रोक के मंदिर ले जाता है। क्यों? क्योंकि मंदिर के गहने चोरी हो गए थे और कोई वहां नकली गहने रख दिया था। अब जैसे ही देवी नकली गहने छूती है वो समझ जाती है कि ये चोरी हरिशंकर ने किया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में देवी रोड पे हरिशंकर को कन्फ्रंट करती है, लेकिन हरिशंकर देवी पे हमला कर देता है। देवी भागते हुए महल पहुंचती है, लेकिन महल के नौकर, कुक और ड्राइवर मिलकर देवी का मुंह बंद करा देते हैं और देवी की आंखों के सामने मुरली वहां से निकल जाता है क्योंकि मुरली को पता ही नहीं था कि देवी आसपास है। मुरली एक अच्छा इंसान था, उसका इसमें कोई भागीदारी नहीं था, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि देवी की जान खतरे में है। ये लोग देवी को छुपा दिए थे। तो हाँ, मुरली चला गया और उसके जाने के बाद हरिशंकर और उसके आदमी देवी को मार देते हैं और गहने चोरी का इल्जाम उसी पे डाल देते हैं। इनफैक्ट ये लोग देवी को जब दफनाने जाते हैं तो देवी अब भी पूरी तरह से मरी नहीं थी, लेकिन ये लोग चोटिल हालत में ही देवी को उस महल के अंदर ही एक जगह पे दफना देते हैं और ये वही जगह थी जहां महल को साफ करते वक्त सांपों का टीला बन गया था। तो मोस्ट प्रोबेबली जब इस टीला को हटाया गया होगा तो देवी की आत्मा आजाद हो गई और अब उसे बदला चाहिए। सिर्फ बदला ही नहीं, उसे अब मुरली भी चाहिए जो कि माधवी का हस्बैंड है, तभी तो वो माधवी के ही शरीर में आई है। तो इस पॉइंट तक देवी माधवी के ऊपर बहुत हावी होने लगी थी। इनफैक्ट वो तो बाहर जाके हरिशंकर पे हमला भी कर देती है। अब इस हाथापाई में एन मौके पे हरिशंकर भगवान की मंदिर में गिर जाता है जिसमें देवी घुस नहीं पाती, वरना हरिशंकर की मौत निश्चित थी। मीनवाइल वो बाबा बताते हैं कि किसी भी हाल में देवी और मुरली का मिलन नहीं होना चाहिए, वरना वो लोग हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। बेसिकली रवि अपनी बहन माधवी को हमेशा के लिए खो देगा। रवि घर जाके सभी को देवी के बारे में बताता है और बाबा के दिए गए एक कवच को छू के सभी माधवी का असली रूप भी देख पाते हैं, यानी कि वो लोग देवी को क्लियरली देख पाते हैं। रवि सबको बोल देता है कि किसी भी हाल में माधवी और मुरली इंटीमेट नहीं होने चाहिए, यानी उनका मिलन नहीं होना चाहिए। और तब तक वो उन गुरुजी से मिलने जाएगा जो कि मूवी के स्टार्ट में ही कहे थे कि वो इस गांव में जरूर लौटेंगे शैतानी आत्मा को दूर भगाने के लिए। बस फिर क्या था, घर वाले अजीब अजीब बहाने बना के माधवी और देवी को एक दूसरे से दूर करने में लग गए थे। बेसिकली इन दोनों को डिस्टर्ब कर रहे थे। वहीं रवि गुरुजी के पास पहुंच जाता है। गुरुजी बताते हैं कि इस महाशिवरात्रि पे जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा तो उस समय के बाद मध्य समय तक दुष्ट शक्ति का प्रभाव अधिक होगा, यानी देवी अपनी पूर्ण शक्ति को हासिल कर लेगी। उस वक्त अगर माधवी के अंदर वाली देवी और मुरली का मिलन हो गया तो कोई शक्ति उन्हें अलग नहीं कर पाएगी। इसको रोकने का 2 उपाय है। पहला उपाय तो यह कि देवी खुद से माधवी के शरीर को छोड़ दे, जो कि होने से रहा। तो दूसरा उपाय यह है कि त्रिवेणी संगम के टाइम पर अगर वो लड़की भी जल में उपस्थित हो, यानी माधवी जिसके अंदर अभी देवी है, तो माता की शक्ति उसे बंदी बना लेगी और माधवी बच जाएगी। ऐसे में गुरुजी और रवि दोनों घर की तरफ निकलते हैं। वहीं घर में माधवी और मुरली इंटीमेट होने वाले थे कि तभी माधवी के अंदर की देवी फील करती है कि हरिशंकर मंदिर से बाहर पुलिस द्वारा निकाला गया है। ऐसे में माधवी उर्फ देवी तुरंत हरिशंकर को ढूंढ निकालती है और उसे जान से मार देती है। पुलिस भी ये सब देख रही थी। हालांकि पुलिस को माधवी या देवी कुछ दिख नहीं रही थी, उन्हें बस दिख रहा था कि हरिशंकर हवा में अपने आप ही पटका जा रहा है और मारा जा रहा है। दूसरी तरफ अब तक गुरुजी और मुरली घर पे आ गए थे और वो सभी घर वालों को यहाँ से भाग जाने को कहते हैं। सब भागते हैं, लेकिन जब मुरली महल में अपने कमरे से निकलने की कोशिश करता है तो वो एक अदृश्य शक्तियों द्वारा अंदर ही फेंका जाता है। बेसिकली देवी अपनी शक्तियों से मुरली को बाहर ही नहीं जाने दे रही थी। गुरुजी कहते भी हैं कि मुरली को दुष्ट शक्तियां यहाँ से निकलने नहीं देंगी और ऐसे में गुरुजी कुछ मंत्र उच्चारण करके जल छिड़कते हैं, जिसके बाद मुरली फाइनली निकल पाता है। अब इससे पहले ये तीनों महल से बाहर निकलते देवी उर्फ माधवी यहाँ वापस आ चुकी थी। वो इन सब पे हमला करती है। इनफैक्ट वो माधवी के शरीर को चोट भी पहुंचाने लगती है ताकि रवि उसे रोकना बंद करे। ऐसे में गुरुजी अपने 108
रुद्राक्ष की माला को तोड़ के एक अग्नि घेरा बनाते हैं जिसमें माधवी कैद हो जाती है। गुरुजी कहते हैं कि वो माधवी को 15 मिनट तक थाम के रखेंगे और इतने देर में रवि को मुरली के साथ संगम पे पहुंचना होगा। संगम पे इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स माधवी उनका पीछा करके वहां आएगी ही और वहीं पे माधवी के अंदर से देवी को निकाला जा सकता है। तो ये दोनों कार में संगम की ओर जाते हैं जहां इन्हें रास्ते में कई बाधाएं आती हैं क्योंकि देवी उर्फ माधवी महल से ही काफी कुछ कंट्रोल कर रही थी। मीनवाइल पैरेलल में आज माताओं की पूजा भी हो रही थी और त्रिवेणी यानी 3 माताओं को संगम में उतारा भी जाने वाला था। एक पॉइंट पे गुरुजी द्वारा लगाई गई अग्नि कमजोर पड़ती और ऐसे में देवी गुरुजी पे हमला करके इस अग्नि घेरे से आजाद हो जाती है। वो तुरंत मुरली और रवि के कार के सामने आ जाती है जिससे इनका कार एक्सीडेंट होकर नदी में गिरता है। तो इस पॉइंट पे जल के अंदर यानी हम कह सकते हैं संगम में रवि, मुरली और माधवी रूपी देवी तीनों थे और ऐसे में यहाँ हाथापाई शुरू हो जाती है। एन वक्त पे रवि ये तक रिवील करता है कि वो डॉक्टर से बात किया है और माधवी मां बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, माधवी के टेस्ट और दवा वगैरह सब कुछ काम कर गए थे और टेस्ट पॉजिटिव आया था और इस इमोशनल बात को सुन के माधवी कुछ देर के लिए अपने होश में आती है, लेकिन पलक झपकते ही देवी वापस उस पर हावी हो गई थी और वो मुरली को अब मारना चाहती थी। क्यों? क्योंकि मिलन का समय तो निकल गया। तो अब देवी का मानना था कि अगर इनका मिलन पृथ्वी पे नहीं हो सका तो आफ्टर लाइफ में ही हो जाएगा, जिसके लिए मुरली को मरना तो पड़ेगा। तो एकदम लास्ट मोमेंट पे देवी पानी से बाहर आने वाली होती है, लेकिन रवि उसके पैर को पकड़ लेता है और उसी टाइम पे त्रिवेणी मां को संगम में उतारा जाता है और उनकी शक्ति के प्रभाव से माधवी के अंदर से देवी बाहर निकल जाती है। इससे माधवी बेहोश हो जाती है और हम हवा में देवी की आत्मा को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके बिखर जाती है। इस पॉइंट पे माधवी को होश आता है और फिल्म भी खत्म हो जाती है। अब फिल्म में एक और सीन बाद में भी आती है जो कि आपको YouTube पे नहीं मिलेगी, लेकिन उस सीन में 2 बातें होती है। पहली तो ये कि रवि और माया काइंड ऑफ एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और दूसरी बात ये कि जब पूरा परिवार महल के बाहर फोटो ले रहा होता है तो हम खिड़की पे किसी घोस्टली फिगर को मूव करते देखते हैं। ओपनिंग सीन में हम जेम्स नाम के किरदार से इंट्रोड्यूस होते हैं जो एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता है और वो केरला में रहता है। जेम्स एक सिनेमा हॉल में काम करता है और फिलहाल वो अपने फैमिली और अपने विलेज के बाकी सभी लोगों के साथ तमिलनाडु के डिफरेंट चर्चेस घूमकर वापस केरला जा रहा होता है। रास्ते में इनकी बस एक ढाबे पर रुक जाती है जहां खाना खाते वक्त जेम्स काफी इरिटेटेड दिखता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जेम्स केरला से था और उसे वहां का ही कल्चर, खाना वगैरह पसंद था। तो ऐसे में तमिलनाडु का जो खाना वो खा रहा था वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और इसलिए वो कंप्लेन भी करने लग जाता है। वो इरिटेटेड होकर कहने लगता है कि खाना बिल्कुल बेस्वाद है, चाय कितनी मीठी है वगैरह वगैरह। तो खाना खा लेने के बाद सभी लोग वापस बस में आ जाते हैं, जिसके बाद बस का ड्राइवर तमिल मूवी सॉन्ग्स प्ले करना शुरू करता है और ये सुनकर जेम्स और भी ज्यादा इरिटेट होता है। जेम्स ड्राइवर के पास जाके बोलता है कि प्लीज तमिल सॉन्ग प्ले करना बंद करो, थोड़े मलयालम सॉन्ग्स भी चला दो। ड्राइवर उसकी बात मान लेता है और थोड़ी देर बाद गाना वगैरह सुनते हुए बस के सभी लोग सो जाते हैं। इस तरह बस आगे बढ़ती रहती है और थोड़ी देर बाद जेम्स की आंख खुलती है। आंख खुलते ही वो ड्राइवर के पास जाता है और तुरंत इस बस को रोकने के लिए कहता है। बस के रुकते हुए बस से उतर जाता है और वो खेत के बीच से होते हुए एक छोटे से गांव की तरफ जाने लगता है और यहाँ कुछ गलियों से होते हुए सीधा एक घर में एंटर करता है। अब घर में एंटर करते ही वो सबसे पहले एक गाय को चारा देता है, फिर अपने कपड़े वगैरह चेंज करके घर के अंदर जाता है जहाँ उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है जिनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। जेम्स इस ओल्ड लेडी से तमिल में बात करने लगता है और उसे माँ कहकर बुलाता है। वो कहता है कि माँ तुमने काला चश्मा क्यों पहना हुआ है? ओल्ड लेडी उसे कहती है कि अभी अभी उसकी आंखों की ऑपरेशन हुई है, इसलिए डॉक्टर ने उनकी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए चश्मा दिया है। जेम्स ये बात सुनकर अंदर रूम में जाता है जहां उसे एक यंग लेडी सोई हुई दिखाई देती है। वो उस लेडी को देखकर उसका नाम को पुकारता है और कहता है कि कुनकुरी, क्या तुम अभी तक सो रही हो? कोई बात नहीं, मैं अपने लिए खुद ही चाय बना लेता हूँ, तुम्हारे लिए भी बना दूंगा। इसके बाद वो अपने लिए और कुंकू के लिए भी चाय बनाता है और उससे पूछता है कि किचन में खाने पीने का सारा सामान क्यों खत्म है और किसी ने भी उसे बताया क्यों नहीं। वो तुरंत वहां से एक थैला उठाता है और मार्केट से राशन का सामान लेने के लिए यहीं पास ही पड़ी एक बाइक लेकर निकल जाता है। तभी यहाँ घर के 2 और मेंबर्स आते हैं जो कि जेम्स को बाइक ले जाते हुए देखते हैं और वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये आदमी कौन है और उनसे इस तरह से क्यों बात कर रहा है। आई मीन जेम्स ऐसे बिहेव कर रहा था मानो वो इस परिवार का हिस्सा है जबकि कोई उसे जानता तक नहीं था। ना क्योंकि जेम्स बाइक लेकर यहाँ से निकल गया था तो घर वालों को लगता है कि ये जरूर कोई चोर होगा और वो लोग उसके पीछे चोर चोर चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बस में जेम्स की जो एक्चुअल वाइफ थी और उसका बेटा था वो बहुत परेशान
परेशान हो जाते हैं और बस के सभी लोग जेम्स को ढूंढते हुए इस गांव में एंटर कर जाते हैं। यहाँ जेम्स अपनी वाइफ और बेटे के सामने उसी बाइक पर बैठकर ऐसे निकल जाता है जैसे उन दोनों को वो जानता ही ना हो। और ये देखकर जेम्स के गांव वाले, उस छोटे से गांव के सभी लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आदमी इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। वहीं कुंकू के घर की बात की जाए तो उसे ऐसा फील होने लगता है कि भैया जेम्स उसे जिस तरह से आवाज दे रहा था वो ठीक वैसे ही है जैसे उसका हस्बैंड कल्याण सुंदरम उसे आवाज दिया करता था। एनीवेज, यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जेम्स पे आता है जो कि गांव में एक खेत के अंदर जाता है और वहां की फसल चेक करने लगता है, जिसके बाद वो वापस विलेज के अंदर एक मंदिर में जाता है और क्रिश्चियन होने के बाद भी वो इस मंदिर में पूजा करने लगता है एज इफ वो कोई हिंदू प्रीस्ट हो। यहाँ से निकलकर जेम्स एक कम्युनिटी हॉल में जाता है जहाँ काफी सारे आदमी बैठकर बात कर रहे थे और जेम्स इन लोगों से इस तरह से बात करने लगता है मानो वो सभी को जानता हो। लेकिन ऑफ कोर्स ये लोग तो जेम्स को जान ही नहीं रहे थे और वो लोग बहुत आश्चर्य में भी थे। अब यहाँ सरप्राइजिंग बात यह थी कि भले ही वो लोग जेम्स को ना जानते हो लेकिन जेम्स यहाँ मौजूद सभी लोगों के नाम तक जानता था। अब जेम्स यहाँ से एक चाय की टपरी पे जाता है जहाँ वो एक चाय ऑर्डर करता है। अब यहाँ एज एन ऑडियंस हम एक स्ट्रेंज चीज नोटिस करते हैं कि थोड़ी देर पहले जेम्स, जो कि तमिलनाडु की मीठी चाय से इरिटेट हो रहा था, वो यहाँ चाय में खुद ही बहुत ज्यादा शक्कर डालता है और एकदम मजे से पीने लगता है। अब चाय पीने के बाद जेम्स गांव के अंदर जाता है जहां वो कुछ लोगों के साथ तमिल गाने पे डांस करने लगता है और ये वही गाने जो थोड़ी देर पहले बस में बज रहे थे जिन्हें सुनकर जेम्स इरिटेट हुआ था। एनीवेज, दूसरी तरफ कुंकू की बेटी स्कूल से घर आती है जहां वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपनी माँ को बहुत डांटती है क्योंकि कोई एक अनजान आदमी आज सुबह उनके घर आकर उनकी बाइक उठाकर ले गया और वो सब देखते रह गए। नाउ कमिंग बैक टू जेम्स, शाम होने पर जेम्स एक दारू के अड्डे पे जाता है और वहां काफी दारू पीकर तमिल सॉन्ग्स पे डांस करने लगता है और साथ ही साथ तमिल मूवी के डायलॉग्स भी बोलने लगता है। रात होने पर वो राशन का सारा सामान लेकर घर वापस आता है और घर के बूढ़े आदमी से बोलता है कि मैं सारा सामान ले आया हूँ, अगली बार से सामान खत्म होने पर मुझे सही टाइम से बता देना ताकि मैं राशन टाइम पर ले आऊं। तभी जेम्स के गांव वाले यहाँ आ जाते हैं और जेम्स की वाइफ उससे कहती है कि आप तमिल लैंग्वेज में क्यों बात कर रहे हैं और ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे आप हमें जानते ही नहीं। बाकी लोग भी जेम्स को जल्दी से वापस चलने के लिए कहते हैं क्योंकि उन सबको केरला जाना था। यहाँ कुंकू के गाँव वाले भी जेम्स पर गुस्सा होने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम सुबह से गाँव में ऐसे क्यों घूम रहे हो जैसे तुम यहीं के रहने वाले हो, क्या तुम इस गाँव में किसी चोरी के इरादे से आए हो। ये सब सुनकर जेम्स बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि कौन कहता है कि मैं इस गांव से नहीं हूं, मैं कल्याण सुंदरम इसी गांव में पैदा हुआ, इसी गांव में पला बढ़ा हूं और यही मेरे दादा परदादा भी जन्मे थे और अब अगर किसी ने भी मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सब सुनकर जेम्स की वाइफ बहुत परेशान हो जाती है पर वहां कुंकू की फैमिली काफी शॉक्ड रह जाती है क्योंकि जिस कल्याण सुंदरम का नाम जेम्स ने अभी लिया था वो और कोई नहीं बल्कि कुंकू का पति था। यहाँ हमें पता चलता है कि लगभग 2 साल पहले कल्याण सुंदरम इस गांव से किसी काम के सिलसिले में बाहर गया था लेकिन वो वापस लौटकर नहीं आया, जिसके बाद गांव वाले ने कल्याण सुंदरम को खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन आज अचानक ही जेम्स इस गांव में एंटर कर गया है और ऐसे बिहेव करने लग गया है एज इफ वो कल्याण सुंदरम हो। ये सभी बातें सुनकर एक ओल्ड आदमी जेम्स की वाइफ और उस गांव वालों को कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग जेम्स को आज रात यही रहने दे और सुबह होने तक का वेट करें, हो सकता है सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाए ना। वहीं हम देखते हैं कि जेम्स, जो कि अब अपने आप को कल्याण सुंदरम बता रहा था, वो कल्याण सुंदरम की माँ की गोद में जाके सर रखकर सो जाता है और सभी लोग सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। अब सुबह जेम्स सबसे पहले जल्दी उठता है, देन अपने गाय का दूध निकालता है, फिर इसे बेचने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन कोई भी उससे दूध नहीं खरीद रहा था क्योंकि सभी का कहना था कि उनके यहाँ कोई और दूध बेचने आता है। ये सुनकर जेम्स बहुत परेशान हो जाता है और मनी मन सोचने लगता है कि कल तक तो सभी लोग मुझसे ही दूध खरीद रहे थे, आज इन्हें क्या हो गया है। इसके बाद जेम्स पोस्ट ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। अब जेम्स के सिचुएशन को देखकर जेम्स के गांव वाले समझ गए थे कि भैया अभी तक ये बंदा ठीक हुआ नहीं है। ऐसे में जेम्स के गांव वाले सजेस्ट करते हैं कि उन्हें जेम्स के खाने में बेहोशी की दवा मिला देनी चाहिए, जिसके बाद वो बेहोश हो जाएगा और लोग उसे अपने साथ अपने गांव ले जाएंगे। वहीं जेम्स की बात की जाए तो वो पोस्ट ऑफिस पहुंच चुका था और यहाँ वो पैसे निकालने के लिए फॉर्म पे साइन करता है और उसे फिल करके अकाउंटेंट को देता है। नाउ अकाउंटेंट फॉर्म देखता है जिसपे कल्याण सुंदरम के सिग्नेचर थे जो कि एग्जैक्ट मैच हो रहे थे, लेकिन जेम्स और कल्याण सुंदरम की शक्ल मैच नहीं हो रही थी, इसीलिए वो जेम्स को पैसे देने से मना कर देता है। जेम्स यहाँ अकाउंटेंट से लड़ने लगता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अब इन घटनाओं से जेम्स काफी परेशान होने लग गया था और वो यही सोच रहा था कि लोग उसे पहचान क्यों नहीं रहे। रास्ते में जेम्स को एक मंदिर बनता हुआ दिखता है जिसे देखकर वो बहुत पजल्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि कल तक तो यहाँ कोई मंदिर नहीं था, अचानक ये मंदिर कहाँ से आ गया। और वो अपने चेहरे पे हाथ रखता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी दाढ़ी काफी बढ़ी हुई है, इसीलिए वो शेव कराने के लिए एक सलून पे जाता है और वहां बार्बर से कहता है कि अपने अंकल को बुलाओ क्योंकि मैं उन्हीं से शेव करवाता हूँ। ये बात सुनकर बार्बर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जेम्स को बताता है कि मेरे अंकल को मरे हुए आज पूरे 6 महीने हो गए। ऐसा कहते हुए वो सामने लगे एक फोटो की तरफ इशारा करता है। जेम्स सामने लगी उस फोटो को देखता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस ओल्ड मैन की फोटो पर
पर जो डेट मेंशन था उसमें ईयर 2011 लिखा था, जबकि जेम्स के हिसाब से अभी तो ईयर 2009 चल रहा था। जेम्स की नजर सामने रखे मिरर पे जाती है जहां वो अपनी रिफ्लेक्शन को देखता है और वो खुद को पहचान ही नहीं पाता। जेम्स को लग रहा था कि वो तो कल्याण सुंदरम है, तो ऐसे में उसका चेहरा कैसे बदल गया। इसके बाद वो मायूस होकर अपने घर आता है और सभी घर वालों के साथ बैठकर खाना खाता है और खाना खाते हुए बहुत रोने लगता है। खाना खाने के बाद वो कल्याण सुंदरम की माँ के पास जाता है और उनसे कहता है कि समय पर दवाई जरूर खाना ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। ओल्ड लेडी कहती है कि गांव वालों ने उनसे कहा है कि उनका बेटा कल्याण वापस आ गया है, भगवान करे कि मेरी आंखें जल्दी ठीक हो जाए ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। ये सुनकर जेम्स बहुत उदास हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि हाँ तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम मुझे कभी देख नहीं पाओगी। इतना कहकर वो यहाँ से बाहर निकल जाता है और एज एन ऑडियंस यहाँ हम एक चीज नोटिस करते हैं कि भले ही जेम्स घर से बाहर चला गया था, लेकिन उसकी शैडो अभी भी एक दीवार पे फ्रीज हो गई थी। घर से निकलने के बाद जेम्स अचानक ही नींद से उठ जाता है और उसे रियलाइज होता है कि वो किसी दूसरे गांव में है और उसके कपड़े वगैरह भी बदले हुए हैं। वो सामने खड़ी अपनी वाइफ अपने बेटे को पहचान लेता है और उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग इस गांव में क्या कर रहे हो। और ये देखकर दोनों गांव के लोग समझ जाते हैं कि जेम्स वापस ठीक हो गया है, यानी वापस से वो जेम्स बन गया है, कल्याण सुंदरम नहीं रहा। इसके बाद जेम्स अपनी फैमिली अपने गांव वालों के साथ वापस केरला के लिए निकल पड़ता है। फिल्म के एंड में हम सभी को बस में बैठा हुआ देखते हैं, जिसके बाद बस चल पड़ती है और इस गांव का एक कुत्ता उस बस के पीछे भागने लगता है